Hello, today I SKPS will discuss about the national movement 1। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा नेशनल मूवमेंट है वो 1857 की वॉर के बाद से रफ्तार पकड़ने लगा। आज हम उसी का डिस्कशन इसमें करेंगे। हम जानते हैं कि जो हमारा नेशनल मूवमेंट है 1857 की वॉर के बाद कुछ पार्टीज बनने लगी। ये जो छोटी छोटी पार्टीज थी इनका ये एजेंडा था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स के सामने जाके अपनी डिमांड्स को रखना और कैसे अपने हित की बात मनवाना। बिकॉज इसके पहले जितनी भी चीज़ें थी उसका किसी भी तरीके से इंडियंस का कोई भी ख्याल नहीं रखा जा रहा था। और क्या रीज़न थे कि ऐसा नेशनलिज्म हुआ, तो इन चीज़ों को आज हम लोग और डिटेल में देखेंगे। हम देख सकते हैं कि इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया। बहुत सारे जो टैक्सेस थे वो इम्प्लीमेंट कर दिए गए। ठीक है, जो रेवेन्यू पॉलिसीज थी वो इंडियंस के अगेंस्ट में थी। ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसीज इंडियंस के अगेंस्ट में थी। इसकी वजह से जितनी भी इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट्स थे, जो छोटे मोटे हथकरघा उद्योग थे, वो डिस्टर्ब हो रहे थे, वो उनको अफेक्ट हो रहा था। उनका जो खर्चा पानी है वो नहीं चल पा रहा था। ब्रिटिश एक और काम कर रहे थे, वो इंडिया से रॉ मटेरियल्स लेके जा रहे थे, फिनिश गुड्स उसको कन्वर्ट कर रहे थे ब्रिटेन में, और फिर डबल से ट्रिपल टाइम्स प्राइस पे वापस लाके इंडिया बेच रहे थे। क्यों? क्योंकि जो सामान है, कच्चा माल, वो गया वहाँ पे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ, शिप से गया, फिर वापस आया, इतना टाइम टेकिंग हुआ, और उसमें जो शिप सेलर्स हैं उनका जो आने जाने का जो खर्च है, वो सारी चीज़ें, ये सब धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते वो जो चीज़ फिनिश्ड गुड्स जब होके आती थी तो वो आउट ऑफ परचेजिंग पावर होती थी इंडियंस के लिए। ठीक है, अब लोगों ने सोचा कि कुछ ना कुछ तरीका निकालना चाहिए इनसे लड़ने के लिए। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सबसे पहले दो तीन चीज़ों को चुना। एक तो इन्होंने जिस चीज़ को चुना वो थी उन्होंने जो चुना वो था हमारा रेलवेज को चुना। रेलवे से लोग आने जाने लगे। दूसरा उन्होंने जो तरीका चुना, टेलीग्राफ से मैसेजेस भेजने लगे। तीसरा जो उन्होंने तरीका चुना वो था इंग्लिश लैंग्वेज का यूज। ठीक है, तो इन तरीकों से लोग यूनाइट होने लगे, इंडियंस जो थे वो यूनाइट होने लगे। और कैसे लोगों को पता चला कि भाई हम ब्रिटिशर से फाइट कर सकते हैं बिना हथियार उठाए? बहुत से लोग पढ़ाई करने लगे, फॉरेन जाके वहाँ पे लेबर करने लगे, वो अपने राइट्स के बारे में जागरूक होने लगे। जो वहाँ यूरोप में जो राइट्स के जो सिस्टम चल रहे थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रही थी दूसरे कंट्रीज़ में, वो लोग उसको पढ़ने लगे। तो जान गए कि भाई इनके यहाँ तो यहाँ पे राइट का सिस्टम चल रहा है, और ये वहीं पे अपनी जो कॉलोनी है, जो इंडिया है, वहाँ पे ये इंडियंस को राइट्स नहीं दे रहे हैं, राइट से दूर रखे हैं। ठीक है, एक और जो मेजर वजह बनी, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो रोजी रोटी या जो उद्योग कारखाने थे, जो कमाने के ज़रिए थे, वो ब्रिटिशर्स ने छीन लिया था। तो इकोनॉमिक एक तरह से पॉवर्टी आ गई, लोगों में गुर्बत आ गई, उनके पास पैसे नहीं है, तब भी उनको महंगे से महंगे सामान खरीदने पड़ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ब्रिटिशर्स एक तरह से उनको
डिपेंडेंट बना रहे थे अपने सामानों पे, अपनी चीज़ों पे। चाय हो गई, कपड़ा हो गया, चीनी, जितनी भी आपकी चीज़ें हैं डेली यूज़ की, साबुन, खान पान की और भी चीज़ें, तो इस तरह से वो उनको एक तरह से डिपेंडेंट करते जा रहे थे और लोगों के पास पैसा नहीं था उसको बाई करने के लिए। ठीक है, तो ये वाइड स्प्रेड पॉवर्टी और ये कुछ फेमाइंस भी आ गए, सूखा अकाल पड़ गया, उस वजह से भी लोगों में काफ़ी रोष रहा, काफ़ी गुस्सा था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो जैसा मैंने आपसे कहा, रेलवेज, टेलीग्राफ, इंग्लिश लैंग्वेज, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसका यूज़ कहाँ हो रहा था? इसका यूज़ हो रहा था हमारे न्यूज़पेपर्स में। ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज थी, ऑफिशियल लैंग्वेज थी, लोगों को काम जो भी करवाना होता था वो या तो इंग्लिश में या उर्दू में वो करवाना पड़ता था। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे इस लैंग्वेज को सीखा और यही जो है न्यूज़पेपर में इसको यूज़ करने लगे। अपने जो नेशनलिस्ट पेपर्स निकाल रहे थे, महारत्ता है, केसरी है, हिंदू है, पेट्रियट है, इस तरह से बहुत सारे पेपर्स थे। अमृत बाजार पत्रिका आप देख सकते हो यहाँ पे, ये सारे आपके जो नाम है ये आपको मिलेंगे। ठीक है, एक और रीज़न इसमें देख लेते हैं कि क्यों नेशनलिज्म बढ़ गया ब्रिटिशर्स के लिए अगेंस्ट में। ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने आप को सुप्रीम समझते थे। वो समझते थे कि हम ही लोगों को एजुकेट कर सकते हैं या मॉडर्न कर सकते हैं। मतलब हम सुपीरियर, तुम इन्फीरियर, हम गोरे तुम काले, मतलब हम गोरे हैं तो हम अच्छे हैं, तुम काले तो तुम बेकार हो। इसके साथ ही जितने भी आपके रेलवे कंपार्टमेंट्स हैं, गांधी जी वाला इशू आपको याद होगा, साउथ अफ्रीका में उनको फेंक दिया गया, वहाँ पे भी अंग्रेज़ों की सरकार थी, यहाँ पे भी अंग्रेज़ों की सरकार थी, तो यहाँ पे भी रिजर्व वाला सिस्टम चलता था। जो फर्स्ट क्लास होता था वो ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व्ड होता था, फॉरेनर्स, यूरोपियंस के लिए। जो बेकार क्लास जिसमें फैसिलिटीज़ नहीं होती थी वो इंडियंस के लिए। साथ ही साथ जो आपका इम्पीरियल सर्विस का एग्ज़ाम था जिससे कि लोग चूज़ होते थे, जिसको आज हम कहते हैं IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसमें जो है इंडियंस के साथ भेदभाव होता था। उनको ज़बरदस्ती पास नहीं किया जाता था, या अगर किसी तरीके से पास हो गए तो इंटरव्यू नहीं होता था। मतलब उनको सिविल सर्विसेज में एक तरह से उनकी भर्ती नहीं होती थी ताकि वो गवर्नमेंट ना चला पाए, वो गवर्नमेंट में एक्टिव ना हो पाए। फिर ये दो एक्ट आ गए जिन्होंने नेशनलिज्म में और आग में घी का काम किया। एक तो ये आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है 1878 का, और ये आर्म्स एक्ट है 1878 का। ठीक है, ये दोनों 1878 के एक्ट्स है। ठीक है, अब इसमें क्या, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में जो नेशनलिज्म वाली बातें छप रही थी, इंडिया डाइवर्स कंट्री, बड़ा देश है, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, तो हर जगह से, अलग कोने से लोग अपनी भाषाओं में नेशनलिस्ट फीलिंग्स की बातें करते थे। तो उन्होंने एक लॉ पास कर दिया कि कोई नेशनलिस्ट फीलिंग्स इतनी सारी भाषाओं में आप नहीं पब्लिश कर सकते, प्रिंट कर सकते। ठीक है, तो एक तरह से वो चाह रहे थे कि जो यूनिटी अगर हो रही है वो किसी तरीके से टूट जाए या नेशनलिज्म स्प्रेड ना हो सके, कोई बड़ा प्रोटेस्ट, कोई बड़ा मूवमेंट ना लॉन्च हो सके। ठीक है, फिर ये एक आर्म्स एक्ट था, इसमें ब्रिटिशर्स आर्म्स, गन, बॉम्ब, इस तरह की चीज़ें वो अपने पास रख सकते थे, इंडियंस नहीं रख सकते थे। तो ये सारी चीज़ें ये कंट्रोवर्शियल बनती गई, लोगों में एक तरह से एनिमिटी ब्रिटिशर्स के लिए बढ़ती गई। फिर ये एल्बर्ट बिल एक कंट्रोवर्सी है, इसमें भी इंडियंस के साथ भेदभाव दिखाया गया और इस बिल को इसलिए मात्र रद्द कर दिया गया क्योंकि
इसमें कोई भी मतलब ये इसमें आपके ब्रिटिशर्स को सज़ा दी जा सकती थी और कोई इंडियन जज इस पे सज़ा सुना सकता था, लेकिन इसको मजबूरन में वापस लेना पड़ा क्योंकि ब्रिटिश जो प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, अब हम आते हैं कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। 1857 की वॉर के बाद बहुत सारे छोटे मोटे संगठन बनने लगे। इनके नाम आप यहाँ पे देख भी सकते हो। ये इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक है, अब ये जो इतनी सारी एसोसिएशंस थी ये अलग अलग पार्ट्स में बन रही थी, अलग अलग हिस्सों में। जैसे कोई बंगाल में बन रही है, कोई पूना में बन रही है, कोई मद्रास में बन रही है। ठीक है, एक जगह नहीं। तो एक तरह से आप कह सकते हो ये छोटी छोटी पार्टीज थी। जब ये छोटी छोटी पार्टीज बनने लगी और ब्रिटिशर्स को जानकारी हुई इसके बारे में, तो उनको लगा कि भाई ये अब ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं अपने राइट्स के लिए, अपने लॉज के लिए, ताकि लॉज ऐसे बने कि उसमें इंडियंस की बात हो। तो उस टाइम पे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक रिटायर्ड आईसीएस सर्वेंट थे, इंडियन सिविल सर्विसेज सर्वेंट थे। उन्होंने खुद ही न्योता दे दिया इन सारी पार्टीज के प्रेसिडेंट या फाउंडर्स को कि भाई तुम्हें कोई दिक्कत है लॉ में, गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, कोई बात नहीं, आप इन पार्टीज को छोड़ के एक कॉमन पार्टी में आ जाओ। और उस पार्टी का नाम पड़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो पहले ये छोटे छोटे ग्रुप्स थे अपने एरियाज में, अपने एरियाज की बात करते थे, और ये जब इसमें एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इंटरफियर किए तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से फॉर्म हुई और ये बन गई 1885 में। इसकी फाउंडेशन, इसको फाउंड कर लिया गया। इसका एक मीटिंग, सबसे पहली मीटिंग रखी गई। पहले तो पुणे में इसको ऑर्गेनाइज करने की बात थी, बट ये हो नहीं पाई वहाँ पे। ये फाइनली ये बॉम्बे में इसको ऑर्गेनाइज किया गया और वहाँ पे कांग्रेस के 72 डेलीगेट्स उन्होंने अटेंड किया इसको। तो इसके पहले प्रेसिडेंट आपके बने WC बनर्जी, और कुछ और भी इम्पोर्टेंट लोग थे, पुराने ओल्ड लोग थे जो कि इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। जैसे आपके बदरुद्दीन तैयब जी हैं, दादा भाई नारोजी हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, WC बनर्जी, इस तरह से दिनशा वच्चा, कई सारे लोग जो है 72 डेलीगेट्स में आपके कई सारे लोग आ जाते हैं। ये छोटी छोटी पार्टीज थी, इनके जब आप सारे मेंबर्स मिलाओगे तो इन छोटी छोटी पार्टीज के मेंबर्स मिल के आपके 72 डेलीगेट्स बन जाते हैं। फॉर्मेशन इसका हो गया दिसंबर 1885 में, और फिर इसके कुछ सिस्टम रखे गए, फॉर्मूलाज रखे गए कि भाई हमें कैसे आगे काम करना है, कैसे क्या सिस्टम रहेगा कि ये काम करेगी, गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में काम कैसे करेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसका पहला पॉइंट, टू प्रमोट एंड कंसोलिडेट फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी, लोगों में आपसी एक यूनिटी हो। पॉपुलर डिमांड जो है वो गवर्नमेंट के सामने रखना, अलग अलग लीडर्स जो है उनको लाके एक प्लेटफॉर्म देना, वो अपनी जो बात कहना चाहते हैं पब्लिक के लिए, अपने एरिया की जो भी बात है उसको उठा सकते हैं। रेशियल, रिलीजियस और कास्ट प्रीजुडिसेस को हटाना, और पब्लिक ओपिनियन, लोगों की क्या सोच है वो बाहर आनी चाहिए। इस तरह की चीज़ों से ये सामने आई।
फिर ये है हमारा अर्ली फेज, अर्ली सेशंस ऑफ कांग्रेस, जहाँ आप देख सकते हो कि सेकेंड सेशन जो था पहले बॉम्बे में, फिर कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने इसको प्रिसाइड किया। फिर बदरुद्दीन तैयब जी जो पुराने लोग थे, जैसा कि बता रहा था मैं, थर्ड सेशन में वो आए, चेन्नई में हुआ, वो मद्रास, उस टाइम मद्रास था। फिर जॉर्ज यूल जो थे वो फोर्थ सेशन पे उन्होंने उसको होल्ड किया। मतलब इसमें ब्रिटिश जो आपके वाइस रॉयस थे या प्रोविंस के जो गवर्नर्स थे वो भी इसमें शामिल थे, ठीक है। तो इस तरह से आपके इंडियंस भी थे उसमें और फॉरेनर्स भी थे। वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन कंसिडर्ड कांग्रेस एज अ लिंक बिटवीन द पीपल एंड द ब्रिटिश, द पीपल ऑफ इंडिया एंड द ब्रिटिश, ठीक है। तो ये जो पहला फेज है इसको कहते हैं द फर्स्ट फेज ऑफ कांग्रेस। ये जो पहला फेज है इसको कहते हैं मॉडरेट्स फेज, नरम दल, हिंदी में इसको कहेंगे नरम दल, ठीक है। मतलब इसमें एक सिस्टम था 3 P's, सिस्टम, ठीक है। पेटिशन, प्रेयर, परसिवियरेंस। मतलब आप ज्ञापन दो, कोई भी चीज़ आपको बोलनी है तो आप उसको एप्लीकेशन करके दो, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो, और पेशेंस आपको रखना है, कोई भी चीज़ फौरन नहीं हो जाएगी, उसमें कुछ टाइम लगेगा। तो इस तरह से ये काम करती थी 3 P सिस्टम पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये कांग्रेस आई और इसने डिमांड्स रखना शुरू किया। मॉडरेट फेज है, इसकी सबसे पहली डिमांड्स में ये चीज़ें आ जा रही हैं आपकी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल वो होती है जहाँ पे आपके कानून बनते हैं। तो दो तरीके की लेजिस्लेटिव काउंसिल होती हैं, एक जो प्रोविंस पे होती है, जो छोटे छोटे राज्य हैं, जैसे यूपी है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, उस टाइम पे भी छोटे छोटे प्रोविंसेस थे। और दूसरी काउंसिल जो थी वो केंद्र पे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है अभी, ठीक है। तो उस तरह से उस टाइम पे ये इन्होंने डिमांड रखी। फिर इन्होंने कहा कि इंडियंस को रिक्रूट करो गवर्नमेंट पोस्ट में, ऊंची जो इंडियन सिविल सर्विस की अभी हम बात कर रहे थे, इंपीरियल सिविल सर्विस की, उसमें इंडियंस को रखो, ठीक है। और कहा कि भाई इसका जो एग्ज़ाम है ये इंडिया में होना चाहिए, लंदन में नहीं, हर आदमी लंदन नहीं जा सकता, खर्चा है, दूसरी जगह है, नया है, वहाँ पे उसको अंदर फियर फैक्टर आ जाएगा तो नहीं कर पाएगा, बहुत सारी चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि यहाँ साइमल्टेनियसली इस एग्ज़ाम को इंडिया में रखा जाए, ठीक है। मिलिट्री पे खर्चा कम करना, क्यों? क्योंकि मिलिट्री एक एक्सपेंसिव चीज़ है, उस पर खर्चा होता जाता है, उससे कुछ जनरेशन नहीं होती है। तो उन्होंने कहा मिलिट्री पे खर्चा कम करना है आपको। गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में चेंजेस होने चाहिए ताकि जो इंडियंस हैं उनको भी रोज़गार मिले, उनका जो रोज़गार छिन गया वो फिर से बूस्ट हो सके। एजुकेशन बूस्ट होनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए, और आर्म्स एक्ट में चेंज होना चाहिए, ठीक है। इसमें चेंजेस होने चाहिए। तो जैसा मैंने आपसे कहा, उनका जो सिस्टम था वो 3 P's का सिस्टम था। और चूंकि ब्रिटिश ने इसको फॉर्म करने में मदद की थी, तो शुरुआत में ब्रिटिश इसका काफ़ी साथ दिया, उसने कांग्रेस का। ब्रिटिश ने कहा कि ठीक है हम इन चीज़ों पे काम करेंगे। काम वो करते थे बट बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लो उनका काम था। पर धीरे धीरे उनको ऐसा लगने लगा कि ये जो पार्टी है ये इंडियंस की ज़्यादा है और इसमें हमारा रोल कम है, ब्रिटिशर्स को ऐसा लगने लगा। और फिर वो एक तरह से कांग्रेस से अपनी दूरियां बनाना उन्होंने शुरू कर दी। जो भी वो लॉ निकालते वो ऐसा होता कि वो इंडियंस के अगेंस्ट में होता, या वो इस तरीके से होता कि इंडियंस को लगता कि भाई हमारी पार्टी होकर के भी हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है या हमारी कोई बात नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।